अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक जुमला हम और आप बहुत अरसे से सुनते चले आ रहे हैं कि हर पाकिस्तानी आईएमएफ के कर्जे का मकरूज है। अब सोचने की बात यह है कि हम मकरूज कैसे हो गए, जबकि हमने तो आईएमएफ से कोई कर्जा ही नहीं लिया। चलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि हम कैसे मकरूज हो गए और कितना कर्जा हर एक पाकिस्तानी के ऊपर चढ़ा हुआ है। वो बच्चा जो अभी पैदा नहीं हुआ वो पैदा होगा, पैदा होने से पहले ही मकरूज है और जैसे इस दुनिया में आएगा उस पर कितने लाख और कितने हजार का कर्जा आईएमएफ ने ऑलरेडी चढ़ाया हुआ है, ये मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। और बहुत सारे ऐसे राजों से पर्दा भी हटाऊंगा जो आपको शायद नहीं पता, और अगर आप जानते भी हैं तो इस हवाले से या इस तरह से नहीं जानते होंगे जो कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। अगले 5 मिनट में आपके दिमाग की बत्ती रोशन होने वाली है और बहुत सारे राजों से पर्दा उठने वाला है। तो वीडियो के साथ रहिएगा और मेरी बातों को गौर से सुनिएगा ताकि आपको पता चल सके कि आप किस तरह से मकरूज हो गए। तो दोस्तों, सोचने की बात यह है कि मैं और आप मकरूज कैसे हो गए। मैं अपने घर में पानी खरीद कर पीता हूँ, बाहर से पानी आता नहीं है, मेरे घर में नल में पानी नहीं आता है, मैं बाहर से पानी खरीद कर पीता हूँ, मैं पानी खरीद कर डलवाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का बिल पे कर रहा होता हूँ इस डर से कि कहीं ऐसा ना हो मेरे पर बहुत ज्यादा बिल चढ़ जाए और मुझे जुर्माना अदा करना पड़े। अगर मेरे घर के बाहर नाला भर जाता है, गटर भर जाता है, तो मैं अपने तौर पे किसी को हायर करके लाता हूँ, उसे पैसे देकर साफ करवाता हूँ। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का अमला कहीं नजर नहीं आता है कि मैं उससे सफाई करवा सकूं, लेकिन फिर भी मैं बिल पे कर रहा होता हूँ। तो मैं मकरूज कैसे हो गया। अब बात करते हैं हम गैस की। हमारे घर में गैस आती नहीं है, मैं जाता हूँ सिलेंडर भरवा कर लाता हूँ, वहां अलग से पैसे पे करता हूँ, और जब घर आता हूँ तो महीने में एक गैस का बिल आया हुआ होता, बड़ा भारी भरकम सा गैस का बिल हो गया आजकल, वो गैस का बिल भी पे करता हूँ, फिर मैं मकरूज कैसे हो गया। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, जो सबसे ज्यादा लोगों की इसने शहरक पे पैर रखा हुआ है, हम सबकी गर्दन पे पैर जमाया हुआ इलेक्ट्रिसिटी के बिल ने। आए दिन सबसे ज्यादा एडजस्टमेंट यही बिल कर रही होती है और आवाम की जेब से सबसे ज्यादा डाका डालकर पैसे यही चुरा रही होती है। तो जनाब, हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी कभी आती है कभी नहीं आती है। मैंने सोलर पैनल लगवा लिए कि चलो अल्लाह ताला के दिए हुए सूरज से कुछ हम फायदा हासिल करें और वहां से हम अपने घर में अपने बीवी बच्चों को जरा आराम से रख सकें, तो हमने सोलर पैनल लगवा लिए हैं। लेकिन फिर भी महीना जब शुरू होता है या महीने के आखिर में एक मरतबा जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, वो बिल भरने के बाद अच्छा खासा अमाउंट मेरी जेब से चला जाता है। फिर मैं मकरूज कैसे हो गया। अपने घर का रेंट मैं पे कर रहा हूँ, अपने घर में राशन मैं डाल रहा हूँ, मैंने किसी से कोई कर्जा नहीं लिया, मैं टैक्स देता हूँ, मैं फाइलर हूँ, मैंने हर टैक्स को एक्सेप्ट किया है, चाहे वो जबरी तौर पर हो चाहे खुशी से हो, टैक्स मैं देता हूं, लेकिन फिर भी मैं मकरूज कैसे हो गया। ये तमाम बातें मैं आपको भी बताऊंगा तो आपके दिमाग की बत्ती बिल्कुल रोशन होगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि मैं कैसे मकरूज हो गया। मैं आपको रेफरेंस दूंगा पंजाब की फॉर्मर वेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर आयशा गौस पाशा की। उन्होंने अभी एक इवेंट में शिरकत की और वहां पर उन्होंने बताया कि हमने अपने जो एक्सपेंसेस हैं वो अपनी इनकम से ज्यादा बढ़ा लिए हैं, जिसकी वजह से हमें ये बोझ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। और जब डॉलर में पेमेंट करनी हो तो फिर डॉलर को हम छाप नहीं सकते हैं, बल्कि डॉलर को कमाया जाता है। तो सोचने की बात यह है कि एक जो आम मुलाजिम है या एक छोटा बिजनेसमैन है जो अपनी फैमिली को जो है ब्रेड एंड बटर प्रोवाइड कर रहा होता है, वो कैसे मकरूज हो गया, उसने कैसे अपने एक्सपेंसेस अपनी इनकम से ज्यादा बढ़ा लिए। सोचने की बात यह है कि 30-40 हजार 50 हजार लाख 1.5 लाख कमाने वाला एक एम्प्लॉय अपने अखराजात 2-3 लाख रुपए तक नहीं बढ़ा सकता। तो ये किन लोगों के अखराजात हैं जो इतने बढ़ा दिए गए हैं। एक छोटा बिजनेसमैन होता है जो चंद हजार या चंद लाख रुपए कमा रहा होता है, तो उसने किस तरह से अपने एक्सपेंसेस बढ़ा लिए। ऐसा हरगिज नहीं है। ये जिन एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं, अब मैं आपको एक एक खोल कर बताता हूं ताकि आप लोगों को पता चले कि ये कौन से एक्सपेंसेस है। ये जो फॉर्मर वेल्थ मिनिस्टर पंजाब है, सोचने की बात यह है कि जब ये ऑन ड्यूटी होते हैं इन जैसे लोग तो कुछ भी नहीं कहते हैं, इनके होंठ नहीं खुलते हैं कुछ भी कहने के लिए, लेकिन जैसे ये ऑफ ड्यूटी हो जाते हैं, ऑफ ड्यूटी भी होने में इनका कोई खास नुकसान नहीं होता, सिर्फ इनके पास से शायद साइनिंग अथॉरिटी ले ली जाती है, बाकी तमाम फैसिलिटीज इनको वैसे ही प्रोवाइड की जा रही होती हैं हमारी तरफ से या हमारे इदारों की तरफ से, जिस तरह ये हाजिर सर्विस में होते हैं। तो जनाब, खसारा जो है वो यहीं पर शुरू होता है, यहीं पर बात होती है अब अपने एक्सपेंसेस की। हमारे एक्सपेंसेस कैसे बढ़ जाते हैं। तो ये लोग हाजिर ड्यूटी जब होते हैं, जब ऑन ड्यूटी होते हैं, हाजिर सर्विस होते हैं, उस वक्त कुछ नहीं कहते हैं इस डर से कि हमारी नौकरी ना चली जाए या ऐसा ना हो कि हमारी पार्टी नाराज
नाराज हो जाए जिसने हमें इस ओहदे पर बिठाया है, तो हमारी पार्टी नाराज हो जाएगी तो क्या होगा। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए ये लोग बिल्कुल खामोश रहते हैं, लेकिन जैसे ही ये फॉर्मर बनते हैं, जब ये साबिक हो जाते हैं, तो आवाम की हमदर्दियां हासिल करने के लिए बहुत कुछ कह रहे थे और उन्होंने भी अभी यही काम किया है। तो जनाब होता यह है कि आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि कोई भी सरकारी अफसर, मैं उस छोटे अफसर की बात नहीं कर रहा हूं जो हाजिर सर्विस रहकर कुछ 100 या कुछ हजार रुपए रिश्वत लेकर काम करता है और बाद में रिटायर होने के बाद कोई एक छोटा मोटा हज करने के बाद या उम्रा करने के बाद अपने नाम के साथ हाजी या नमाजी लगाने के बाद कोई जनरल करियाना स्टोर खोल के बैठ जाता है या कोई छोटी मोटी प्रॉपर्टी का बिजनेस करने लगता है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं बात कर रहा हूं उन बड़े ओहदों की जो बहुत बड़े ओहदे होते हैं हमारे मुल्क के। उन बड़े ओहदों की तनख्वाहें भी बड़ी होती हैं, उनकी फैसिलिटीज भी बड़ी होती हैं। अब जब वो हाजिर सर्विस होते हैं तो हाजिर सर्विस नहीं, उन्होंने ऐसे कवानीन पास करा लिए होते हैं कि सर्विस के बाद भी उन्हें फिक्र होती है ऐसा ना हो कि हम तबाह बर्बाद हो जाए। तो अपनी बर्बादी को बचाने के लिए वो बहुत सारे कवानीन पास करा लेते हैं और हमारे यहाँ आइन में और सेनेट में तमाम कवानीन जब पास हो जाते हैं तो उसके बाद ये लोग तमाम फैसिलिटीज अपनी सर्विस के बाद भी अवेल कर रहे होते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ बड़े डेजिग्नेशंस की, जब वो रिटायर हो जाते हैं, रिटायर होने के बाद इनकी जो पेंशन होती है वो भी कोई चंद हजार में नहीं होती है बल्कि लाखों में इनकी पेंशन होती है। उसके अलावा जो इनको रिलीफ दिया जाता है वो बहुत सारे यूटिलिटी बिल्स में दिया जाता है। वो इस मद में दिया जाता है कि इनको बहुत सारे फ्री यूनिट्स दे दिए जाते हैं, गैस के, इलेक्ट्रिसिटी के, इनके यूटिलिटी बिल्स जो है वो पे कर दिए जाते हैं सरकारी खर्चे पर। फिर उसके अलावा इनको गाड़ी दी जाती है और वो गाड़ी भी ये खरीद सकते हैं सरकारी खर्चे पर क्योंकि इन्होंने कानून पास करा लिया होता है। फिर उस गाड़ी की मेंटेनेंस, उस गाड़ी का फ्यूल, और मजे की बात यह है कि इनकी जो पेंशन होती है और इनकी जो तमाम चीजें होती हैं, इनको जो फैसिलिटीज दी जाती हैं, इनको एम्प्लॉयज दिए जाते हैं, इनको सर्वेंट्स दिए जाते हैं, इनको ड्राइवर दिया जाता है, इनको सिक्योरिटी दी जाती है, इनको इनकी अपनी मनपसंद जगह पर घर खरीदने के लिए हुकूमत पैसा देती है। और अगर घर नहीं खरीदना है, इन्हें रेंट पर रहना है, तो रेंट पर रहने के लिए एक इन्होंने अपना अमाउंट मुख्तस करा लिया है कि इतने स्पेसिफिक अमाउंट में जो है हम अपना घर कहीं भी रेंट पर ले सकते हैं, तो इतने पैसे हर महीने हमारे अकाउंट में ट्रांसफर होना चाहिए। तो जितना भी कुछ हो रहा होता है, मैक्सिमम जो यूटिलिटी जो बिल्स है अगर हम उसकी बात करें या जो फ्री यूनिट्स है, तो उनको अगर हम हटा दें अभी, तो जो ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीजें इनके अकाउंट में इन शेप ऑफ मनी ट्रांसफर हो रही होती है हर महीने। और ये आता कहाँ से है पैसा? ये जनाब हमारा और आपका दिया हुआ टैक्स होता है जो कि इन लोगों के ऊपर खर्च किया जा रहा होता है, सर्विस के दौरान भी और सर्विस के बाद भी। तो मैं सिर्फ एक ऑफिसर की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे मुल्क में ऐसे कई हजार ऑफिसर्स मौजूद हैं जो अभी भी लाखों पेंशन ले रहे हैं और इस तरह की मुराद हासिल कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें जो जा रही हैं इन लोगों को, ये कहां से जा रही हैं? सब हमारे और आपके टैक्स के पैसों से जा रही हैं। इनके बच्चे अगर बाहर मुल्क में पढ़ रहे होते हैं, ये हमारे और आपके बच्चों की तरह चंद हजार में नहीं पढ़ रहे होते, 2, 4, 10 हजार, 5 हजार, 20 हजार वाले स्कूल्स में नहीं पढ़ रहे होते हैं। इनके बच्चे वेल एजुकेटेड कहलाते हैं और जब ये जहां पर पढ़ने जाते हैं, इनकी जो डिग्रीज होती हैं वो लाखों और करोड़ों की होती हैं, क्योंकि जब बाद में जब ये डिग्रीज लेकर आते हैं तो इन्हें हमारे ही सर पे बिठा दिया जाता है, वही बड़े ऑफिसर का ओहदा देकर कि फला ऑफिसर का बेटा है, फला ऑफिसर की बेटी है, इसने ये एजुकेशन हासिल कर ली है तो इसको हम ये वाला ओहदा दे दें और ये इसकी एलिजिबल है। तो ये एलिजिबिलिटी किस तरह देखी जाती है आप और हम यहाँ पे अच्छी तरह से जान सकते हैं। तो जनाब होता ये कि इनके बच्चों की जो एजुकेशन के एक्सपेंसेस होते हैं वो भी हम और आप पे कर रहे होते हैं और इनके बच्चे पढ़ने लिखने के बाद हमारे ही सर पे मुसल्लत कर दिए जाते हैं। अब इतना कुछ देखिए कि अगर हम किसी एक ऑफिसर की बात नहीं कर रहे हैं, सैकड़ों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हजारों की तादाद में ऐसे कई ऑफिसर्स मौजूद हैं। अब होता यह है कि एक शख्स है वो हाजिर सर्विस से रिटायर हो गया, उसको लाइफ टाइम तमाम चीजें मिल रही हैं। दूसरा इन द रो उसी में आया और उसी लाइन में लग के वो भी रिटायर हो गया कुछ अरसे के बाद, तो उसको भी तमाम फैसिलिटीज मिल रही हैं। हाजिर सर्विस को अलग मिल रही हैं, रिटायर जो हो चुका है उसे अलग मिल रही हैं। तो ये तमाम फैसिलिटीज का बोझ पड़ता है हमारे और आपके कंधों पर और हम जो है भारी भारी टैक्सेस अदा कर रहे होते हैं। और सबसे अच्छा जो है हमारी हुकूमत ने देख लिया है बिलों में टैक्स लगाकर एडजस्ट करना, कभी फ्यूल एडजस्टमेंट में, कभी अदर टैक्स में, कभी किस तरह के टैक्स लगाए जाते हैं। तो ये तमाम टैक्स हम जो है मन्नो अन पे कर रहे होते हैं और इन टैक्सेस से हमें क्या मिलता है? वही टूटी फूटी सड़कें मिलती हैं, वही नाला हम खुद साफ करा रहे होते हैं, अपने घर का कचरा हम जो है जमादार को पैसे देकर खुद उठवा रहे होते हैं, कहीं कोई टूट फूट हो जाए हमारे घर में हम उसे खुद देख रहे होते हैं, गली में नाला टूट जाए तो हम अपने पैसों पर खुद ही बनवा रहे होते हैं, बच्चे खेल कूद में गिर जाते हैं तो हम देखते हैं यार हमारे बच्चे गिर रहे हैं साइकिल चलाते हुए, तो हम क्यों ना रोड की मुरम्मत करवा दें, अपने खर्चे पे करवाते हैं। सरकार तो कभी लगाती है, कभी चेप लगाकर चली जाती है और कभी हमें चूना लगाकर चली जाती है कि रोड बहुत अच्छा बन गया है। तो ये तमाम काम इसी तरह होते रहते हैं हमारे
रहे हो और आपके टैक्स के पैसों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको समझने की कोशिश कीजिए। ये मैं किसी को ताना नहीं दे रहा, मैं कोई इल्जाम तराशी नहीं कर रहा हूं। जो कुछ मैंने अभी तक पढ़ा है, जो कुछ सीखा है, जो कुछ देखा है, वो तमाम एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि मैंने अभी तक क्या कुछ देखा है, मैंने अभी तक क्या कुछ सीखा है अब इस माहौल में रहते हुए। तो उम्मीद है कि आपके जहन में जो गुत्थी है वो सुलझ गई होगी कि हमारे टैक्स के पैसे कहां जा रहे हैं और कहां नहीं जा रहे हैं, और हम मकरूज कैसे हो गए जबकि मैं अपनी तमाम चीजें खुद ही बेयर कर रहा होता। तो जनाब, हर पैदा होने वाला बच्चा पाकिस्तान में वैसे ही मकरूज है, और जब वो पैदा हो रहा है उस बच्चे को ये नहीं पता कि पहले वो माँ का दूध पिएगा या कर्जा अदा करेगा। कितने लाख और कितने हजार का मकरूज है ये मैं आपको अभी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीजें आपके गोश गुजार करना चाहूंगा ताकि आपको पता तो चले कि हमारे मुल्क में क्या चल रहा है। अभी मैंने जिस फॉरेन मिनिस्टर की बात की थी, जो कि वेल्थ मिनिस्टर रह चुकी हैं, डॉक्टर आयशा, उन्होंने ये भी कहा कि हमें अपने खसारे को कम करने के लिए अपनी एक्सपोर्ट में इजाफा करना होगा। तो हमें ये देखना होगा कि हम इस काबिल है कि हम इंटरनेशनल लेवल की चीजें बना रहे हैं, या जिस तरह हम पहले एक्सपोर्ट किया करते थे हम अभी उस कंडीशन में हैं भी या नहीं है। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि हमारी बहुत सारी फर्म्स बंद हो गई हैं, बहुत सारी मिल्स बंद हो गई हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें बंद हो गई जो एक्सपोर्ट की चीजें बनाया करती थी, तो उनको दोबारा बहाल करने की जरूरत है। और कहा यह भी जा रहा है कि फॉर्मर गवर्नर स्टेट बैंक बाकिर साहब, उन्होंने भी यही कहा है कि भाई हमें जो है इस सियासी मामलात को पहले हल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सियासी मामलात हल होंगे, जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं जितने वो हल होंगे, तो फिर हमारे जो इकोनॉमिकल इश्यूज हैं वो खुद ब खुद हल होते हुए नजर आएंगे। अगर हमारी पॉलिटिक्स जो है वो स्ट्रांग होगी, लोग सही तौर पे काम कर रहे होंगे, तो फिर हमारी इकोनॉमी को बिल्डअप होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये कहना है बाकिर साहब का, जो कि फॉर्मर गवर्नर है स्टेट बैंक के। उनका भी सेम स्टेटमेंट यही था कि हमारे एक्सपेंसेस जो है ना हमारी इनकम से ज्यादा हो चुके हैं, और एक और वजह उन्होंने ये बताई कि हमारा हेल्थ इंडिकेटर जो है वो बहुत ज्यादा डाउन है। अब अगर देखा जाए तो 1000 में से 65 बच्चे ऐसे होते हैं जो पैदाइश के फौरन बाद ही मर जाते हैं। हमारे अगर हेपेटाइटिस बी का रेशो देखा जाए तो 7% है, जबकि अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में हेपेटाइटिस का जो रेशो है वो 0 है। गवर्नर साहब ने मजीद ये भी कहा कि ये जो कुछ खर्चा बढ़ रहा है, 17 साल से जो कुछ कर्जा हमारे ऊपर बढ़ता चला जा रहा है, तो इसकी जो जिम्मेदार है वो कोई सियासी पार्टी नहीं है, बल्कि टोटल जो हुकूमतें हैं उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि ये कर्जा क्यों बढ़ा, ये उनसे जाकर पूछे। और ये किसी एक सियासी जमात का मसला नहीं है कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी आकर इसे हल कर देगी, या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसा किया है। उन्होंने खुलकर कह दिया कि जिसे मौका मिला उसने ही हाथ साफ किया है, और 17 साल से कर्जा जो बढ़ रहा है इसकी जो जिम्मेदार है वो कोई एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, सबका इसमें बराबर का हिस्सा है पाकिस्तान को इस मोड़ पर लाने में। बाकर साहब ने यह भी कहा कि जो SIFC एक इदारा है हुकूमत पाकिस्तान का, SIFC क्या, उसके बारे में मैं आपको 2 जुमलों में बता देता हूं कि ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, पाकिस्तान का इदारा है जिसके लीडर है मियां शहबाज शरीफ। जी हाँ, मियां शहबाज शरीफ ने इसको इदारे को कायम किया था, और इसके जो हेड हैं उनमें मियां शहबाज शरीफ का नाम आता है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम आता है, कि ये दोनों जो है लीडरशिप है इसके। इसका काम क्या है इस इदारे का? इस इदारे का बेसिकली काम ये है कि ये बाहर से लोगों को कहते हैं कि भाई आप आए और हमारे यहाँ मुख्तलिफ सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें, जिसमें IT सेक्टर है, उसके अलावा मिनरल्स का सेक्टर है, फिर जो है हमारे डिफेंस की जो प्रोडक्शन है उसका सेक्टर है। वो आकर कहते हैं कि इसमें आप इन्वेस्ट करें और जो भी प्रॉफिट होगा हम आपको भी देंगे, ताकि जब बाहर से डॉलर्स आएंगे तो फिर हम अपना कर्जा आसानी से अदा कर सकेंगे। लेकिन सोचने की बात यह है कि अभी तक जितनी भी किस्तें आई हैं आवाम को क्या मिला है? हम टैक्स मजीद ज्यादा से ज्यादा भरते चले जा रहे हैं, हमारा कर्जा पता नहीं कब किस्त अदा हो रही है, कब नहीं हो रही, हमें कुछ भी नहीं पता। हमें यह भी नहीं पता कि कर्जे की किस्त जो है वो कब ली जाती है और कब दी जाती है। हमें यह भी नहीं पता कि कितने पैसे आए हैं और कितने गए हैं। हमें यह भी नहीं पता कि जितने पैसे आए थे उसके डिस्ट्रीब्यूशन का क्या तरीकेकार बना, कहां कहां कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अगर मुझे कोई कर्जा मेरे नाम पर चढ़ा है तो ये मेरा और हर एक पाकिस्तानी का राइट है वो ये पूछे कि भाई ये जो मेरे ऊपर कर्जा है कैसे चढ़ गया, ये पैसे आखिर गए कहां कहां लगाया गया। अगर मैं अपनी बिजली का बिल प्रॉपर तरीके से भर रहा हूँ, गैस का बिल भर रहा हूँ, वाटर एंड सीवरेज का बिल भर रहा हूँ, मैं अपना रेंट पे कर रहा हूँ, मैंने तमाम टैक्सेस भरे हैं, मैं फाइलर हूँ, मैं अपनी हर चीज में ट्रांसपेरेंसी शो कर रहा हूँ कि मेरे पास जितनी भी इनकम है मैंने कहां कहां उसे खर्च किया है, मैं सारा आपको बताता हूं, तो फिर ये कर्ज मेरे ऊपर कैसे चढ़ गया। और कर्ज की जहां तक बात है कि कितना कर्ज चढ़ा है वो मैं अब आपको बताता हूं, सुनकर आपको हैरत होगी कि हर एक पाकिस्तानी जो पैदा होने वाला बच्चा भी है उसके ऊपर 2,80,000 रुपए का कर्जा है। यानी कि हर पाकिस्तानी, वो किसी शहर में रहता है, किसी गांव में रहता है, उसका बैंक अकाउंट है या नहीं है, वो चाहे किसी भी नस्ल, किसी भी फिरके, किसी भी मजहब, किसी भी रंग से, किसी भी तरह से पाकिस्तानी है,
तो उसके ऊपर 2,80,000 रुपए का कर्जा है, ये जान लीजिए। और 2,80,000 रुपए अगर हर पाकिस्तानी पे करेगा तो फिर ये कर्जा उतर सकता है। लेकिन आने वाले वक्तों में सिर्फ 2,80,000 नहीं, ये कर्जा बढ़ भी सकता है, 3 लाख और 3 लाख से ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि अभी IMF की नई किस्त आने वाली है और वो किस्त आने के बाद हम और आप जो है ज्यादा पैसों के मकरूज होने वाले हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को जल्दी से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें मजीद कोई कमेंट ऐड करने की जरूरत है तो मेरा कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए हाजिर है, जल्दी से कमेंट कीजिए, मुझे आप लोगों के कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।